हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिखा क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नेम है मनी एंड क्रेडिट। तो यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, उनको रीड करेंगे, साथ साथ उनको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ साथ लर्न भी हो जाए। तो वीडियो को टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द यूज ऑफ मनी मार्केट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। तो इसमें है कि मनी का जो यूज है वो मार्केट को किस तरीके से जो उसके फंक्शनिंग है उसको इजी बनाता है, बजाय कि जब हम चीजों को एक्सचेंज करते हैं, जिसको आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, ना कि पैसों से एक्सचेंज करना। तो इसका आंसर है मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। तो मनी किस तरह से एक्सेप्टेड है? एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है और ये क्या होती है? यूनिट ऑफ वैल्यू है। नहीं, इसकी एक वैल्यू की एक यूनिट बनी हुई है कि अगर ये 10 रुपीज है तो ये उसकी वैल्यू 10 रुपीज है। 10 रुपीज में जितने बनाना आने हैं उतने आएंगे, एक फिक्स है। उससे क्या होगा कि कोई भी जो आएगा वो उतने ही मनी देगा, उतने ही बनाना लेगा। लेकिन अगर किसी वस्तु के साथ उसको एक्सचेंज करेंगे तो अलग अलग जो भी वस्तु होगी उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी बदल जाएगी। बिसाइड्स दीज टू थिंग्स, द प्रॉब्लम और द इश्यू ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज आल्सो सॉर्टेड विद द हेल्प ऑफ मनी एंड thus these are the reasons that the use of money market is easier to exchange things without facing any kind of struggle। दूसरा क्या रीजन है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि डबल कोइंसिडेंस हो। डबल कोइंसिडेंस का मीनिंग है यहाँ पर कि जैसे किसी के पास, एक के पास गेहूं है और एक के पास चावल है, तो गेहूं वाले को चावल चाहिए और चावल वाले को गेहूं चाहिए, तो वो आपस में अपनी चीजों को एक सही क्वांटिटी में एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो चावल वाला है, जिसके पास चावल है, उसको गेहूं चाहिए ही नहीं, उसको तो सपोज करो कि एप्पल्स चाहिए, तो उस समय में वो गेहूं बदल के क्या करेगा? इसलिए कोइंसिडेंस ऐसा डबल कोइंसिडेंस, यानी दोनों लोगों को ही सेम चीज चाहिए, दोनों पार्टीज को उनके सामने वाली चीज ही चाहिए, ऐसा कोइंसिडेंस होना हमेशा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहला तो कि मनी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसीलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनी हुई है, क्योंकि एक यूनिट वैल्यू होती है इसकी हर करेंसी की। और दूसरा कि डबल कोइंसिडेंस होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं निकल के, पहला डबल कोइंसिडेंस और दूसरा यूनिट ऑफ वैल्यू इसकी जो है वो एक स्टैंडर्ड है। तो इसको हम साथ साथ लर्न करेंगे कि क्यों ये इजी बनाती है। पहला, इसकी जो वैल्यू है, यूनिट वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, और दूसरा डबल कोइंसिडेंस इज नॉट नीडेड, डबल कोइंसिडेंस नीडेड नहीं है। नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज्ड और वेजेस बीइंग पेड थ्रू बार्टर। तो आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो। गुड्स होते हैं साधन और सेवाएं, वस्तुएं, और जो कुछ सर्विसेज होती हैं, सेवाएं जो होती हैं, उनको आपस में किस तरह से एक्सचेंज किया जा सकता है? बार्टर। बार्टर यानी वही है एक्सचेंज सिस्टम। आंसर होगा, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ goods and services which are being exchanged through barter. Some of these are as follows. चलो रीड करते हैं कौन कौन से हैं। Let us take example of rural areas where in certain cases food grains are exchanged for other crops. गांव के इलाकों में ऐसा होता है कि उनके पास जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज के दाने होते हैं, अनाज है, उनको देकर वो दूसरी फसल वहीं से ही अपने पास आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। Also, in many government schemes, the laborers working there, instead of getting paid with cash or provided with things like 4 kg of wheat per day of work. तो ऐसे भी कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर के पैसा देने के बजाय, जैसे कि 4 किलो उनको गेहूं दे दिया जाता है पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट है, मोहम्मद सलीम wants to withdraw 20,000 in cash for making payments. How would he write on a check to withdraw money? मोहम्मद सलीम को 20,000 रुपए निकालने हैं, तो वो चेक कैसे लिखेगा? तो वेरी नाइस, आज तो आप चेक लिखना भी सीख लोगे। कुछ को तो आता होगा, बाकी यहाँ पर सीख लो। द करेक्ट वे टू फिल द चेक फॉर विड्रॉइंग मनी इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में दिखाया है, यहाँ पर ये डेट होती है, यहाँ पर जो अमाउंट होता है उसको डिजिट्स में लिखा जाता है, न्यूमरल्स में लिखा जाता है। यहाँ पर ये साइन है जिसने पैसे देने हैं, जिसके अकाउंट से पैसे निकालने हैं या जिसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होने हैं, और यहाँ पर वर्ड्स में लिखा जाता है उसी अमाउंट को, जितना अमाउंट है। जैसे यहाँ 20,000, तो यहाँ भी 20,000 ओनली। ओनली लास्ट में इसलिए लिख दिया जाता है ताकि कोई 20,000 के बाद सपोज 500 ऐड कर दे, 400 ऐड कर दे, कुछ भी यहाँ पे लिख दे, तो ओनली से इसको कंप्लीट कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर खुद पैसे लेने हैं तो सेल्फ आ गया है, या फिर किसी और को देने हैं तो जिसको भी देने हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये चेक है, ये चेक लेकर जाएंगे और बैंक में से पैसे निकाल लेंगे।
Next is tick the correct answer after the transaction between Salim and Prem. Salim's balance in his book account increases and Prem's balance increases. ये तो दोनों का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन, सलीम्स बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट डिक्रीजेस एंड प्रेम्स बैलेंस इंक्रीजेस. सलीम का डिक्रीज हुआ है और प्रेम का इंक्रीज हुआ है. सलीम्स बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट इंक्रीजेस, यहाँ पर सलीम का इंक्रीज हुआ है और प्रेम्स बैलेंस डिक्रीजेस, प्रेम का डिक्रीज हो गया है. तो after the transaction between Salim and Prem, it is quite natural that if a person is transferring money in the other person's account, then his account balance will decrease and the receiver's balance increase. यानी जो दे रहा है उसका कम हो जाएगा, जो ले रहा है उसका बढ़ जाएगा. And the same is with Salim and Prem. When Prem transfers money from his account to Salim's account, then his own balance decreases and Salim's account balance increased. तो जो भी पैसे देगा उसके डिक्रीज हो जाएंगे और जिसको मिलेंगे उसके इंक्रीज हो जाएंगे. Why are demand deposits considered as money? डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जैसे चेक, जिसमें कि डिमांड होती है कि इतने पैसे हैं. तो डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज मनी बिकॉज एज वी नो दैट मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स एंड दैट कैन बी विड्रॉन व्हेन वन नीड्स देम एंड ऑल्सो दिस विड्रॉन मनी कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग. तो जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो मनी ही कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि वो रेफर करते हैं मनी को, उतने अमाउंट को जितना उनमें फिल किया हुआ होता है, उतना अमाउंट लिया जा सकता है या फिर दिया जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है. Payment. So if demand deposits are considered as money, then there is no issue because both can be used as substitutes, one at the place of the other. जैसे आप किसी को कैश देते हैं तो वहां पर चेक दे सकते हैं तो वो उतनी ही वैल्यू का कैश उसके पास पहुंच जाएगा उसके अकाउंट में, या फिर अगर वो कैश लेता है अकाउंट से जाके तो भी. नेक्स्ट है फिल द फॉलोइंग टेबल. ये सलीम है, ये स्वप्ना है. Why did they need credit? उनको क्यों चाहिए पैसा? What was the risk? What was the outcome? ये हमने चैप्टर में रीड किया है. अब हम यहाँ देखते हैं. ये सलीम का कॉलम है, स्वप्ना का कॉलम है. Why did they need credit? क्यों चाहिए था उनको क्रेडिट? सलीम को चाहिए था टू फुलफिल द वर्किंग कैपिटल नीड्स. उसकी जो पैसे की जरूरत थी, जो उसको कैपिटल चाहिए था, धन चाहिए था, उसके लिए. टू परचेज कमोडिटीज यूज्ड ड्यूरिंग कल्टीवेशन. साधन जो होते हैं, फैसिलिटीज जो होती हैं, किस चीज के लिए? खेती के लिए जो चाहिए थी उनको खरीदने के लिए. तो इसको अपने कैपिटल यानी कि जो बेसिक इन्वेस्टमेंट होती है, वो धनराशि जो कि किसी काम को शुरू करने के लिए चाहिए. What was the risk? रिस्क क्या था? तो अननोन रिस्क और नो रिस्क एट ऑल, क्योंकि इसमें या तो कोई ऐसा रिस्क था जो पता ही मतलब अननोन रिस्क था और दूसरा वैसे कोई रिस्क नहीं था. लेकिन खेती में हो सकता है तो यहाँ पर है क्रॉप्स फेलियर रिस्क था. What was the outcome? क्या आउटकम रहा? After earning profit repaid the debts. अर्निंग के बाद जो प्रॉफिट हुआ उससे डेट्स क्लियर कर दिए गए. एंड स्वप्ना का क्या हुआ? फाउंड हर इन द डेट ट्रैप. तो इसको जो है डेब्ट का ट्रैप रहा, यानी इसका एक तरीके से कह सकते हैं वो उस जाल में फंस गई क्योंकि वो उसको पूरा नहीं चुका पाई. सपोज सलीम कंटिन्यूज टू गेट ऑर्डर फ्रॉम ट्रेडर्स, व्हाट वुड बी हिज पोजीशन आफ्टर 6 years? If Salim continues to get order from traders, then after 6 years, by using his sales profits, he can easily finance his future business. Due to the profit from the sales, he has no need to borrow money from any source. Already he will be much able to afford this much money to start even a. तो क्या होगा यहाँ पे? अगर सलीम को इसी तरह से ऑर्डर्स मिलते रहे तो 6 साल बाद उसकी जो सेल्स है वो प्रॉफिट में बदल जाएगी और वो आराम से अपना कोई फ्यूचर बिजनेस भी फाइनेंस कर लेगा. ड्यू टू द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स ही हैज नो नीड टू बोरो मनी फ्रॉम एनी सोर्स. ऑलरेडी ही विल बी मच एबल टू अफोर्ड दिस मच मनी टू स्टार्ट इवन अ न्यू बिजनेस वेंचर. तो क्या होगा कि उसका प्रॉफिट इतना बन जाएगा कि वो एक नया बिजनेस भी शुरू कर लेगा. उसको दोबारा से डेट जो है कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. New business after 6 years, his profit will be double, and in case if he borrows, then he would be able to pay easily all his debts in time. तो अगर वो लेता भी है, मान लो कि उसने बोरो किया भी, तो वो जो उसके डेब्ट्स होंगे वो उसको आराम से क्लियर कर सकेगा. What are the reasons that make Swapna situation so risky? What are the reasons that make Swapna's situation so risky? Discuss factors. Pesticides, role of money lenders, climate. ऐसा क्या वो थे सिचुएशन जिसके कारण उसकी सिचुएशन जो हुई वो रिस्की हुई? तो वो है the reasons for Swapna's situation being risky are as follows. क्या रीजन है वो? The failure of crop due to either poor rainfall or attack on the crop by पेस्ट्स. तो या तो जो क्रॉप्स थी उसका फेलियर हो गया. क्यों फेल हुआ? या तो गलत रेनफॉल हो गया, या फिर क्या हो सकता है जो पेस्ट्स होते हैं, कीड़े जो होते हैं, उनका
फसलों पर हमला होना। Her situation is becoming worse day by day as money lenders charge high interest rates, and if she can't pay her debts, they will forfeit her land too, which results in decrement of her earning or maybe she becomes solvent for future. तो उसकी जो सिचुएशन है वो वर्स होगी डे बाय डे, क्योंकि जो मनी लेंडर्स हैं वो उस पे हाई इंटरेस्ट लगा रहे हैं और वो अपने जो डेट्स हैं उनको क्लियर नहीं कर पा रही, जिसके कारण उसकी वो जमीन ले सकते हैं और धीरे धीरे वो जो है डाउनफॉल की तरफ जा सकती है, यानी शी मे बी इन बिग लॉस। हम कह सकते हैं शी मे बी इन बिग लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेटरल व्हाइल लेंडिंग। जो लेंडर्स होते हैं यानी जो पैसा देने वाले होते हैं वो कोलेटरल के लिए क्यों पूछते हैं, यानी कोलेटरल क्यों करना चाहते हैं। कोलेटरल होता है मोर्टगेज करना या फिर किसी चीज की सिक्योरिटी रखना। आपने सुना होगा कि कोई सिक्योरिटी रखनी होती है, उसको यहाँ पर कोलेटरल कहा जाता है। लेंडर्स आस्क फॉर कोलेटरल व्हाइल लेंडिंग बिकॉज इफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर नॉट मेड ऑन टाइम, देन इन दैट केस द लेंडर्स कैन सेल द कोलेटरल असेट्स एंड रिकवर देयर मनी। तो इट्स वेरी सिंपल कि लेंडर्स इसलिए पूछते हैं कोलेटरल के लिए सो दैट इफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि जो रीपेमेंट है वो लोन की वो नॉट मेड ऑन टाइम, देन इन दैट केस द लेंडर्स कैन सेल द कोलेटरल असेट्स। अब ये कोलेटरल असेट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी के लिए कोई व्हीकल हो, किसी का कोई प्रॉपर्टी हो सकती है मूवेबल या फिर इमूवेबल, कोई ज्वेलरी हो सकती है, ऐसे कोई भी असेट्स हैं जिसको वो अपने पास रख लेते हैं, जिसको कि लेमन लैंग्वेज में पुरानी भाषा में सुना होगा कि गिरवी रख लेना। तो आजकल उसको सिक्योरिटी या फिर कोलेटरल कहते हैं। कोलेटरल इज यूज्ड एज अ काइंड ऑफ मोर्टगेज व्हेन समवन बोरोज मनी इन bulk from the bank, and in that case he has to assure the bank that its debt will be paid on time by him, but if in case he couldn't, then bank can sell that collateral and recover the money lent to that customer। तो ये किस लिए करते हैं मोर्टगेज, कोलेटरल को एक तरीके का मोर्टगेज है। कैसे कि अगर कोई पैसे लेता है बड़ी मात्रा में और उसके बाद उसको बैंक को एक अश्योरिटी देनी होती है, दिस इज द अश्योरिटी, कि अगर उसने डेट को जो है नहीं पे किया टाइम पर, तो नहीं कर पाया वो, तो उसकी जो भी कोलेटरल प्रॉपर्टी होगी, असेट होगा, उसको सेल करके बैंक अपनी मनी को रिकवर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर पुअर, डज इट इन एनी वे अफेक्ट देयर कैपेसिटी टू बोरो। अब जैसे बता रहे हैं कि हमारे देश में लार्ज नंबर है जो कि गरीब है, गरीब तबका बड़ा है, तो क्या इससे उनकी लोन लेने की जो क्षमता है उस पर असर पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि पड़ता है। आप तो कहोगे कि गरीब लोगों को ही लोन चाहिए होता है, तो हाँ, लेकिन उनको क्या लोन मिल पाता है, इस सवाल में पूछा है कि क्या उनको लोन मिल पाता है जो गरीब होते हैं, और मिल पाता है कि नहीं, चलो इसको डिस्कस करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर पुअर एंड यस इट अफेक्ट्स द कैपेसिटी टू बोरो इन मैनी वेज। तो इसका आंसर है यस, इट अफेक्ट्स द कैपेसिटी टू बोरो इन मैनी वेज एज वी डिस्कस्ड इन अबव क्वेश्चन about collateral, and we all know that only the person who has money will have assets or collateral to keep as mortgage। तो हमने जैसे collateral में पढ़ा है कि केवल उसी इंसान को पैसा जो है वो सैंक्शन हो सकता है जिसके पास assets हैं, collateral है, क्या करने के लिए, mortgage करने के लिए, अपने सामान को वहां पर रखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए उसके पास assets हैं। But if the whole residents are poor, then no one will be able to borrow as they don't have capacity to keep any mortgage or even borrow a penny from the bank। तो if they are poor, residents are poor, then यहाँ पर है हमारे पास, then no one will be able to borrow as they don't have capacity to keep mortgage, क्योंकि उनके पास ना mortgage की capacity है ना कोई assets है। तो इसलिए दे मोस्टली बोरो फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स लाइक मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इफ दे नीडेड इट। तो अगर ऐसा है कि क्योंकि उनके पास मोर्टगेज रखने के लिए कुछ है ही नहीं, असेट्स नहीं है कोलेटरल करने के लिए, तो इसलिए क्या करेंगे, वो किसी से मनी लेंडर से लेंगे जो पैसे देते हैं, या फिर किसी रिश्तेदार से लेंगे, या फिर किसी दोस्त से लेंगे, यानी कि किसी इनफॉर्मल सिस्टम से लेंगे। यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया है इनफॉर्मल सेक्टर। नेक्स्ट हम रीड करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। व्हाइल टेकिंग अ लोन, बोरोवर्स लुक फॉर इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। दिस मीन्स उनको इजी टर्म्स चाहिए होती है लेने वाले को जो बोरो करता है। क्या, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, तो लो या फिर हाई, नेचुरल सी बात है कि लो इंटरेस्ट रेट चाहिए। उसके बाद कंडीशंस, इजी या फिर टफ, तो इजी चाहिए। फॉर रीपेमेंट,
लेस या मोर, कैसी चाहिए? लेस कोलेटरल चाहिए या ज्यादा? लेस कोलेटरल चाहिए। एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि लेस कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये दोनों चीजें कम होनी चाहिए। कंडीशंस इजी होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट भी कम होना चाहिए। ये सारी वो टर्म्स हैं, यही हम यहाँ पर लिख रहे हैं दोबारा। व्हाइल टेकिंग अ लोन, बोरोवर्स लुक फॉर इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। दिस means low interest rate, easy condition for repayment, less collateral and documentation requirements. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर। जो चैप्टर में हमने पढ़ा है, कौन से सोर्सेज हैं पैसा लेने के, वहां पर कौन कौन सी जगह है जहां से पैसा वो ले सकते हैं, या फिर कहीं और भी जो भी कोई क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर किस तरीके से पैसा मिल सकता है। वेरियस सोर्सेज आर एज फॉलोज। कौन कौन से सोर्सेज हैं? विलेज मनी लेंडर है, यानी गांव के जो पैसा देने वाले, ब्याज पे देने वाले लोग होते हैं वो है। ट्रेडर्स हैं, व्यापारी। लैंड ओनर एज मनी लेंडर। लैंड ओनर कौन होते हैं? जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, जिनके पास जमीन होती है और इस कारण से उनके पास पैसा ज्यादा होता है, तो वो पैसा ब्याज पर देते हैं। कमर्शियल बैंक्स वहां पर है, और कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो हमने कौन से देखे? 5 देखे। सबसे पहले विलेज के जो मनी लेंडर है, ट्रेडर्स हैं, जमींदार जिन्हें लैंड ओनर कहते हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनमें से ये 2 हैं, ये दोनों सिस्टमैटिक है, यानी कि फॉर्मल है, और ये बाकी जो है ये है इनफॉर्मल। इनको हम आगे रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, अंडरलाइन द वेरियस यूजेस ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर इन द अबव पैसेजेस। चलिए हम पैसेज पढ़ते हैं। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स besides banks, the other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative societies और cooperatives। तो क्या है वो, यहाँ पे पैराग्राफ में बताया है, लोन्स जो होता है बैंकों के अलावा और भी चीप क्रेडिट सोर्सेज हैं, यानी कि वो कौन से हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरिया। जो इसके मेंबर होते हैं वो कुछ एरियाज में ये आपस में इस तरह के रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल, सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स एटसेट्रा। तो इस तरीके की वहां पे अवेलेबल है, जो किसानों की हैं, जो बुनकर होते हैं उनकी है, या फिर औद्योगिक वर्कर जो होते हैं कर्मचारी, उनकी बनी हुई है। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। वो सोनपुर से पास ही है इस चैप्टर में हमारे। इट हैज 2300 फार्मर्स एज मेंबर्स। तो वहां पर 2300 मेंबर्स हैं जो फार्मर्स कोऑपरेटिव है। उसके कोऑपरेटिव यानी आपस में कोऑपरेट करते हुए एक सिस्टम बनाना। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कैसे कोऑपरेशन होती है? वो कुछ थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट सबके लिए फिक्स होता है एक मेंबरशिप का, वो सब डिपॉजिट करते हैं। With these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large loan from the bank। इस डिपॉजिट के साथ जो है, इस डिपॉजिट को रखते हुए जो कोऑपरेटिव होते हैं सोसाइटी, बैंक से एक बड़ा लोन लेती है। These funds are used to provide loans to members। और ये फंड लेकर के जो उनके मेंबर्स हैं उनको लोन देती है, क्योंकि अगर वो अपने आप लोन लेंगे तो उनको वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शायद उनके पास उतने सारे सिक्योरिटीज असेट्स नहीं होगी। तो इसलिए वहां पर उन्होंने अपना ग्रुप बनाया है। अब यहाँ पर उन सबका पैसा इकट्ठा है, तो इसके बेसिस पर बैंक से लोन मिलता है, और उस लोन को फार्मर्स में जिसको जरूरत होती है उसको दिया जाता है। वंस दीज लोन्स आर रीपेड, अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस। इस तरह से जब वो सभी लोग अपना पे भी करते हैं, उसको रीपे करते हैं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी लो होता है, और फिर दोबारा इसी सिस्टम को चलाया जाता है। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, लोन्स फॉर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरी लोन्स, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड फॉर अ वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। किस किस काम के लिए होते हैं यहाँ पर ये बताया है। अब हमसे पूछा था कि हमें यूजेस बताने थे, क्या क्या यूजेस इन सोसाइटी के हैं, तो ये हैं वो यूजेस। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंट्रीब्यूट देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू कोऑपरेट सर्टेन एरियाज। कुछ एरियाज में करते हैं। नाउ देयर में बी वेरियस काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सच एज फार्मर, वीवर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से पढ़े हैं, किस किस के बने हुए हैं वहां पर? फार्मर्स के, वीवर के और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के। हिंदी में किसानों के, बुनकर के और जो कर्मचारी हैं उनके। कृषक cooperative functions in a village not very far away from Sonpur. It has a total member of around 2,300 farmers, 2,300 farmers, and it collects the deposits from its members with the help of this collected amount as collateral। ये उसी को यहाँ पर से दोबारा से हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो आई होप आप इसको पहले ही समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने वीडियो को अभी तक समझा है और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, साथ ही साथ शेयर करो, कमेंट करो कि और किस बारे में रीड करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर द स्मॉल फार्मर, द मीडियम फार्मर एंड द लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर इन सोनपुर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों तरह के फार्मर्स का जो वर्क है उसके बारे में, जो उनको क्रेडिट मिलता है उसमें क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो सबसे पहले फॉर स्मॉल फार्मर्स, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट प्रोमिसेस टू सेल क्रॉप्स टू ट्रेडर्स एट लो प्राइसेस एज रीपेमेंट ऑफ लोन। तो इसका क्या है, एक तो इनको हाई इंटरेस्ट पे मिलता है, यानी इनको जो ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट जो है वो उसकी रेट परसेंटेज ज्यादा होती है। दूसरा, इनको ये प्रॉमिस करते हैं ट्रेडर्स को ही, ये उन्हीं को जो है अपनी क्रॉप सेल करेंगे एज अ रीपेमेंट ऑफ लोन। तो इनके साथ शर्तें होती है कि इनको लोन तो मिल जाता है, लेकिन एक तो उसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, यानी इन्हें ब्याज ज्यादा चुकाना होता है। दूसरा, अपनी फसल का एक हिस्सा इनको वहीं पर ही बेच देना होता है उन्हीं ट्रेडर्स को, वो भी कम दामों में। तो इस एक तरह से जिसने इनको पैसा दिया होता है उसको पैसा वापस मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, फिर उसके ऊपर सस्ती फसल भी मिलती है। तो इनका जो शोषण है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये स्मॉल फार्मर्स है, छोटे किसान हैं, इनके पास असेट्स भी नहीं है और जमीनें भी नहीं है। नेक्स्ट है फॉर मीडियम फार्मर। मीडियम फार्मर के साथ क्या होता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लोन ऑफ सेवरल बैंक्स कैन बी इजीली पेड इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। एक तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लो होता है, कम होता है। दूसरा, जो इनका लोन है वो आराम से पे हो जाता है 2-3 सालों में। थर्ड है फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स ऑफ सोनपुर, वो वाले वर्कर्स जिनके पास जमीनें ही नहीं है, लैंडलेस यानी जो मजदूर वर्ग है उसका। बोरोवर्स पे देयर डेट बाय वर्किंग ऑन लैंड ऑफ देयर मनी लेंडर्स और लैंड ओनर्स, so that in future again they will be able to borrow from that person in need। जो ये वाले बोरोवर्स होते हैं, ये अपने जो इनका डेट है, जो इनका कर्ज है, उसको ये पे करते हैं कैसे, ये उनकी जमीनों पर काम करते हैं, यानी ये पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, उनकी जमीनों पर काम करते हैं। किनकी, जो मनी लेंडर्स है, जिन्होंने इनको पैसा दिया होता है, और लैंड ओनर्स है या फिर जो जमींदार है। सो दैट इन फ्यूचर अगेन दे विल बी एबल टू बोरो, जिससे कि ये दोबारा से वहां से पैसा ले सके जब भी इनको जरूरत हो। ये तो फिल्मों में और टीवी शोज में सबने देखा होगा कि इस तरह से जमींदारों से वो पैसे लेते हैं, क्योंकि वो उनकी जमीन नहीं होती और वो मजदूर वर्ग में आते हैं, उनके पास असेट्स भी नहीं है, उनके पास जमीनें भी नहीं है, और उनके पास कोई इस तरह का सपोर्ट नहीं है जहां से वो पैसा ले सके। तो वो जमींदारों से लेते हैं और उसके बाद वो उस चक्र में फंसते चले जाते हैं। और साथ साथ इनके साथ ये भी है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज वर्कर्स इज हाई, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई विल अरुण हैव अ हायर इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन कंपेयर टू श्यामल। अब क्यों होगी ये, तो समझते हैं। क्योंकि उन दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनका जो लोन है, उसका डिफरेंट सिस्टम है, दोनों ने अलग अलग जगह से लिया है। अब वो क्या डिफरेंस है, रीड करते हैं। अरुण विल हैव अ हायर इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन कंपेयर टू श्यामल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इन रीजंस की वजह से डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, अरुण गेट्स अ लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.5% पर एनम, whereas Shamal gets loan from a village money lender at the interest rate of 5% per month, in other words 60% per annum। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि जो अरुण है उसने कमर्शियल बैंक से लोन लिया है जो कि 8.5% है, यानी अगर उसने 1 लाख रुपए लिए हैं तो 8.5 थाउजेंड रुपीज उसको एक्स्ट्रा पे करने हैं। जबकि श्यामल ने जो लिया है वो गांव के किसी ब्याज पे पैसे देने वाले से लिया है जिसका इंटरेस्ट रेट है 5%, यानी कि 1 लाख पर वो 5% दे रहा है, लेकिन हर महीने 5,000 दे रहा है। तो साल के अगर हम जोड़ेंगे तो 60% हो जाएगा, क्योंकि एक महीने के अगर वो 5,000 देगा तो साल भर के वो 60,000 देगा। तो ये हो गया 60% पर एनम। पर एनम का मतलब है साल के पैसे। तो इस तरह से जो शामिल है उसको ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने गांव के ब्याज देने वाले से लिए हैं। अरुण हैज more calibers to pay bank loan as compared to Shamal, and also he gets a fresh loan in next 3 years। अब जो अरुण है उसका कैलिबर ज्यादा है और वैसे भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। As Shamal he is not restricted to sell his product, और शामल की तरह उसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो सबसे वाले लैंड वर्कर्स होते हैं उनके साथ, या जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके साथ ये शर्त भी होती है कि वो अपनी फसल को उन्हीं ट्रेडर्स को बेचेंगे, वो भी कम दामों में। जो लैंड वर्कर्स होते हैं उनके साथ तो शर्तें होती है कि वो खेतों में ही उनके काम करते हैं, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको लोन मिल जाता है, पर उनको अपनी फसल का एक हिस्सा उन जमींदारों या ट्रेडर्स को कम दामों में सेल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, टू सेल हिज प्रोडक्ट to the money lenders who provide him a low price,
ही हैज द बेनिफिट ऑफ सेलिंग हिज प्रोडक्ट एट मार्केट रेट्स, और अरुण के पास ये बेनिफिट है कि वो मार्केट रेट पर बेच सकता है, और ट्रेडर्स को भी ये बेनिफिट मिल जाता है जिन्होंने की शामल से लिए है कि वो भी उसको आगे मार्केट रेट पर सेल कर सकते हैं जिसको उन्होंने शामल से कम रेट पर खरीद लिया है। नेक्स्ट है, कैन एवरीवन इन सोनपुर गेट क्रेडिट एट अ चीप रेट, हु आर द पीपल हु कैन। तो सोनपुर जहां से हम इसको चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसमें यह है कि क्या वहां पे सबको मिल जाता है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वहां के टर्म्स एंड कंडीशन सब पूरी नहीं कर पाते हैं। आप लिख सकते हो कि एवरीवन कैन नॉट सेटिस्फाई द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ banks or commercial banks. So no, everyone cannot get credit at a cheap rate. Credit यहाँ पर पैसा मिलना। Only the following people are able to get it. किसको मिलता है? People having some collateral with them. Collateral हमने पढ़ा है something which can be mortgaged, यानी कुछ ऐसे assets या कोई प्रॉपर्टी या कोई ज्वेलरी, कोई भी ऐसे assets जिनको वो एज अ सिक्योरिटी वहां पर जमा कर सके, डिपॉजिट कर सके। पीपल हु हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको भी मिलता है जिन्होंने अपनी एक मेंबरशिप क्रिएट करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया। ये भी हमने पीछे रीड किया है क्वेश्चन में, जो कि बनी हुई है वहां पर फार्मर्स की, वीवर्स की और भी लोगों की। नेक्स्ट है द पर्सन हु कैन फुलफिल द बैंक्स फॉर्मेलिटीज एट द टाइम ऑफ लोन बोरोइंग, उनको भी मिल जाता है जो बैंक की फॉर्मेलिटी को पूरा कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। ओवर द इयर्स रामा's debt will rise, will remain constant, will decline. तो over the year Rama's debt will rise because we know that time to time the amount keeps increasing by summing up the interest rate and late fee. तो जहां पर भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और अगर उसकी रीपेमेंट नहीं की जा पा रही, रीपेमेंट यानी वापस चुकाना, जो डेट लिया गया है उसको पे नहीं किया जा रहा है, जो कर्ज है, तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा और उसका कर्ज जो है, उसकी डेट्स जो है वो भी इंक्रीज होते जाएंगे, राइज होते जाएंगे। टिक द करेक्ट आंसर। अरुण इज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन सोनपुर टू टेक अ बैंक लोन बिकॉज उसको, वो कुछ लोगों में से है जिसको लोन मिल जाता है, क्यों? अदर पीपल इन द विलेज प्रीफर टू बोरो फ्रॉम द मनी लेंडर्स, पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है बैंक्स डिमांड कोलेट्रल विच एवरीवन कैन नॉट प्रोवाइड, बैंक कोलेट्रल मांगते हैं, कुछ भी ऐसा जिसकी मोर्टगेज किया जा सके, जिसको प्रोवाइड नहीं कर पाते सब लोग, यानी पुरानी भाषा में हम समझते हैं तो जिसको हम एक सामान्य भाषा में कहते हैं गिरवी रखना, वो हर एक के पास नहीं होता। इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैंक लोन्स इज सेम एज द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द ट्रेडर्स, जो इंटरेस्ट रेट है बैंक लोन के वो सेम है जो ट्रेडर्स से मतलब जो ट्रेडर्स चार्ज करते हैं। क्या बैंक भी वही चार्ज करते हैं? तो नहीं, ये तो गलत है। बैंक का जो लोन होता है उसका इंटरेस्ट कम होता है और ट्रेडर्स का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि सबके पास कोलेट्रल के लिए नहीं होता है। आंसर है अरुण इज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन सोनपुर टू टेक अ बैंक लोन बिकॉज इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड कोलेट्रल टू द बैंक व्हाइल बोरोइंग एंड everyone in the village cannot provide collateral as Arun is able to do, क्योंकि अरुण कोलेट्रल कर सकता है। कोलेट्रल पहले भी हमने समझा है, ऐसा सिस्टम जिसमें कि उसके पास कुछ असेट्स होते हैं जिनको वहां पर वो सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकता है। Therefore he can easily borrow having the capacity of paying the debts in future, और उसके पास कैपेसिटी भी है कि वो चुका देगा, क्योंकि अगर उसने ले लिया लेकिन उसके बाद वो चुका नहीं पाया तो फर्दर उसको नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो एज अ डिफॉल्टर हो जाएगा। तो क्योंकि वो चुका भी सकता है इसलिए उसको ही आसानी से फर्दर भी मिलेगा। टॉक टू सम पीपल टू फाइंड आउट द क्रेडिट अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट इन योर एरिया, रिकॉर्ड योर कन्वर्सेशन, नोट द डिफरेंसेस इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट अक्रॉस पीपल। तो कुछ लोगों से बात करो और पता करो कि क्या उनके जो उनका लोकेलिटी है, उनका एरिया है, वहां पे क्या सिस्टम है। तो ये सब आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने एक सिस्टम बताया हुआ है, एक सैंपल है, वो हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं, लेकिन आप इसको फॉर योर नॉलेज आसपास पूछकर भी कर सकते हैं और इसमें एड ऑन भी कर सकते हैं अगर कोई और भी मिलता है तरीका तो। I talked to many people living in my area and asked them what are the terms and conditions when they apply for loan and from where do they borrow. Answers were different. Yes, of course, answers would be different. Some of them are, few said that they don't borrow money as they can't afford to repay the debts on time, so they stay away from borrowing and lending. ये तो सबसे सही है कि कुछ ने कहा कि हम मनी बोरो ही नहीं करते क्योंकि हम उसको रीपे नहीं कर पाएंगे टाइम पर, तो ना हम इससे दूर रहते हैं, ना हम लेते हैं ना ही हम देते हैं। Few of them said that they borrow money from relatives and friends as there is low rate of interest required and sometimes no rate of interest as well. कुछ ने कहा कि हम जो मनी लेते हैं वो अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से ले लेते हैं क्योंकि वहां का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या तो वो लो है या फिर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। Few of them said that they borrow money from commercial banks and
Bank charges high rate of interest and also ask for some collateral and many more documentation formalities etc. कुछ ने कहा कि वो क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक से लेते हैं, बैंक जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और उसके अलावा साथ साथ वो कुछ कोलेटरल भी रखते हैं और डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज भी होती है। हम साथ साथ टर्म्स भी देखते जा रहे हैं कि कमर्शियल बैंक के साथ क्या टर्म्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको हाई लगता है और कोलेटरल भी मांगते हैं और डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। सो दीज आर सम व्यूज ऑफ पीपल रिगार्डिंग क्रेडिट बोरोइंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज और कम्युनिटीज। तो ये हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस रीड किए, अंडरस्टैंड किए, साथ साथ लर्न करने की कोशिश की है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। इफ यस देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर स्टडी रिलेटेड मोर वीडियोस। टिल देन पढ़िए, स्टडी करिए, रिवाइज करिए, खुश रहिए, सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।